भूसे की जगह पर अगली फसल कमज़ोर क्यों होती है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इससे कैसे निपटा जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये तरीका जो है वो वैज्ञानिक तरीका है, इसमें ये नहीं कि हम अनुमान से बता रहे हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है जिसके कारण ये होता है और जिससे हम निपट भी सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। हम बात करें तो अभी के समय में, तो अभी किसान क्या है कि ज़्यादातर किसान जो हैं वो अपने खेत में ही गेहूं की मड़ाई करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग अपने जो गेहूं तैयार करते थे उसे लेकर के अपने खलिहान में आते थे। एक खलिहान घर के आसपास में बनाकर रखते थे, वहाँ पर गेहूं को इकट्ठा करते थे, उसके बाद मड़ाई करते थे। तो खेत में ऐसी कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलती थी। लेकिन इस समय क्या है कि ज़्यादातर किसान जो हैं कि गांव के जो है रास्ते बाधित हो रहे हैं, या फिर आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से खलिहान भी ख़त्म हो गए हैं, आपसी लड़ाई झगड़े हैं तो वहाँ पर पास भी नहीं दे रहे हैं। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। इसकी वजह से किसान क्या है कि अपने ही खेत में गेहूं की मड़ाई कर देता है और एक पर्टिकुलर एरिया में जो है भूसे का टाल लग जाता है, फिर उसे अपने समय के अनुसार वहाँ से उठा करके लाता है और अपने पशुओं के लिए इकट्ठा करके सुरक्षित रख लेता है। लेकिन भूसा तो उठ करके आ गया, जहाँ तक भूसा का टाल लगा हुआ था उस पर्टिकुलर एरिया में जब हम अगली फसल की बुआई करते हैं तो वहाँ पर विशेष प्रकार के रोग देखने के लिए मिल जाते हैं। वहाँ की फसल में बढ़वार नहीं होती है, फसलें जो हैं वो हरियाली कम होती है उनमें, और अक्सर सफ़ेदी भी देखने के लिए मिल जाती है। तो इससे हमें काफ़ी चिंता होती है अपने फसल को लेकर के। फिर काफ़ी सारे हम मेहनत करते हैं जिससे हमारी फसल में सुधार आता है, लेकिन क्यों होता है और कैसे होता है ये हम आज की वीडियो में जान रहे हैं। तो मिट्टी का जो सीएन रेशियो होता है, आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भूमि की उर्वरक शक्ति होती है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति है, वो इसी पैमाने पर मापी जाती है कि उसके अंदर कार्बनिक खाद कितनी है। जो ये सड़ी गली खाद है या जैविक खाद है, इसकी मात्रा कितनी है, उसके अनुसार ही बताया जा सकता है ये मिट्टी कितनी ज़्यादा उर्वरा शक्ति वाली है। तो जो मिट्टी का, सामान्य मिट्टी का जो सीएन रेशियो होता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है, वो 8 से 12 अनुपात 1 का होता है। यानी कि 8 से 12 किलो कार्बनिक खाद होगी और उतने में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। तो इसे हम 10 अनुपात 1 का पकड़ लेते हैं, यानी कि जहाँ पर 10 किलोग्राम कार्बनिक खाद है वहाँ पर 1 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन मिल रही है। ये हमारी अगर ये रेशियो है तो ये फिक्स रेशियो है, अच्छा है। इसके बाद बहुत सारे पैरामीटर्स और होते हैं, जैसे जिंक, फास्फेट, सल्फर और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 16 प्रकार के तत्वों की ज़रूरत होती है मिट्टी की। तो ये सारे भी अगर सही रहते हैं तो भूमि सबसे ज़्यादा उर्वरा शक्ति वाली मानी जाती है। तो ये तो सारे पैरामीटर्स हो गए, ये तो मिट्टी जांच करने पर ही आपको पता चलेगा। लेकिन अभी जो है इस रेशियो में मैं आपको फिर कार्बन और नाइट्रोजन के पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूँ। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो मिट्टी का रेशियो है वो 10 अनुपात 1 का हम पकड़ कर चल रहे हैं। अच्छा देखो, जो भी फसल अवशेष आपके हैं या भूसा जो है उसे सड़ाया जाता है, सड़ जाता है तो ये जैविक खाद बन जाता है, कार्बनिक खाद बनता है। इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो जो सूक्ष्म जीव इन्हें सड़ाने का काम करते हैं उनका जो रेशियो है वो 4 से 8 अनुपात 1 का होता है। यानी कि जो कीट हैं वो 4 से 8 किलोग्राम कार्बनिक खाद को खाएंगे, उसके साथ 1 किलोग्राम नाइट्रोजन को खाएंगे, तब उसे कार्बनिक खाद में परिवर्तित करेंगे, जिससे आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो इसे हम 6 अनुपात 1 का पकड़ करके औसत चल रहे हैं। अब इसके बाद आता है जो हमारा भूसा है जिसे सड़ाना है उन कीटों को, उनका सीएन रेशियो क्या है। उनका सीएन रेशियो जो है वो 80 अनुपात 1 का होता है, जो कि फिक्स है। अब देखो, कार्बन जो है वो 80 किलो पाया जा रहा है और नाइट्रोजन जो है वो 1 किलो पाया जा रहा है। तो ये जब सूक्ष्म जीव हमारे जो खा रहे हैं, इन्हें सड़ा रहे हैं, वो उन्हें ज़रूरत कितनी है, 6 किलोग्राम कार्बनिक खाद पर 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की। और ये रेशियो जो है, जो भूसा आपका वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसका रेशियो जो है वो 80 अनुपात 1 का है। यानी कि 80 किलोग्राम कार्बनिक खाद है, वहाँ पर 1 किलोग्राम नाइट्रोजन है। तो जब कीट इन
भूसे को सड़ाना शुरू करते हैं तो जब वो 6 किलोग्राम हो जाती है तो वहाँ पर 1 किलोग्राम नाइट्रोजन को खा लेते हैं। अब उसके पास नाइट्रोजन कम पड़ने लगता है। अब आप एक उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि जब हम इंसान लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए तो हमें ये समझ लीजिए कि 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 कटोरी सब्जी लग रही है। अब हमें 8 रोटी खाना है तो 4 कटोरी हमें सब्जी चाहिए, लेकिन हमें 8 रोटी तो मिल गई, सब्जी मिली 1 कटोरी, तो हम 2 रोटी खा करके फिर बैठे रहेंगे, सब्जी का इंतज़ार करेंगे। लेकिन जब तक सब्जी नहीं मिलेगी तब तक हम खाएंगे नहीं। तो लेकिन कीटों के पास ये चीज़ नहीं है, उनके पास कार्बनिक खाद भी है, यानी कि कार्बनिक खाद रूपी जो रोटी है वो तो उन्हें 80 किलो मिली है और सब्जी रूपी जो नाइट्रोजन है वो 1 किलो मिला है। तो इसे खाने में जो है वो 6 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम खा चुके। अब जो उन्हें ज़्यादा खाना है इसके लिए वो मिट्टी में भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, उन्हें वो उठाना शुरू कर देते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते हैं कि जब किसान आएगा नाइट्रोजन डालेगा तब हम इसे सड़ाने का काम करेंगे, इसे खाने का काम करेंगे। उनके पास जो है मिट्टी में जो नाइट्रोजन स्थिर है उसे वो उठाना शुरू कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरा सड़ा देते हैं और वहाँ की उस पर्टिकुलर एरिया की पूरी नाइट्रोजन को ये लगभग जितनी उन्हें ज़रूरत होती है उतना वो लगभग खा जाते हैं। तो लगभग ये देखा जाए तो अगर भूसे को सड़ाने में लगभग 13 किलो जो नाइट्रोजन है वो उस ज़मीन की वहाँ पर खा जाते हैं। यही कारण है कि एक समय के बाद जाकर के वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसीलिए जब हम अगली फसल वहाँ पर बोते हैं तो हमारी फसल जो है वो सफ़ेद हो जाती है या फिर हल्की पीली रहती है, वहाँ पर पैदावार नहीं हो पाती है। तो यही समस्या है सबसे बड़ी कि यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इस स्थिति को हम टेम्पोररी नाइट्रोजन डिफिशियंसी कहते हैं। अब कुछ दिन बाद जो है वो ये जीव जो हैं जिन्होंने इन्हें खा रखा था पूरा कार्बनिक खाद खाई है, नाइट्रोजन खाई है, ये मरते हैं। उसके बाद भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जो नाइट्रोजन उस कार्बनिक खाद में थी वो भी आ जाएगी, जो मिट्टी से उठा लिया है वो भी आ जाएगी, साथ ही साथ कार्बनिक खाद बढ़ेगी और उस जो भूसे था उसमें आपने फसल बुआई के समय में जो भी चीज़ें डाली थी, पोटास, सल्फर, डीएपी, नाइट्रोजन, जिंक, कैल्शियम, जितना कुछ डाला था उसकी कुछ मात्रा होगी वो भी आपके मिट्टी में आ जाएगी। इससे आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी और नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी हुई थी वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। अब इससे बचाव का जो सिंपल सा तरीका है वो एक ही है, जहाँ पर आप भूसे की मड़ाई कीजिए, उस पर्टिकुलर एरिया में या उस खेत में आप पानी चला दे दिए और उस पर्टिकुलर एरिया में तो आप नाइट्रोजन की मात्रा को डाल दीजिए, जिससे कि उन्हें आप एक्स्ट्रा से जब नाइट्रोजन डाल देंगे तो वो मिट्टी का नाइट्रोजन उठाएंगे ही नहीं और आपकी कार्बनिक खाद बना करके जल्दी से दे देंगे, तो ये डिफिशियंसी नहीं होगी। अगर आप नमी नहीं बना करके सीधे नाइट्रोजन डालते हैं तो वो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा, वो कीटों को मिलेगा नहीं, वो जो बैक्टीरिया हैं उन्हें नहीं मिलेगा। तो इससे भी आपकी डिफिशियंसी का जो मैटर है वो बना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और आप जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो उसका आप निपटारा उचित रूप से कर सकेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।